Everyone, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I will discuss about the limitations of the Coulomb's law. Coulomb's law के क्या क्या limitations है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वेक्टर फॉर्म्स ऑफ Coulomb's law के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Ohm's law. तो limitations क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन है इट इज वैलिड only for point charges. ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है. व्हाई? अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, मान लीजिएगा उनके बीच में अगर मैं थोड़ा साइज में बड़ा लेता हूं इनको, तो इनके बीच में जो चार्जेस हैं, सपोज ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस. अगर ये पॉइंट चार्जेस ना होते तो क्या होता कि ये वाले दो चार्जेस को जब दो चार्जेस रखे होते ना, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता, जिससे क्या होता, ये वाले चार्जेस इसको इधर रिपेल करते और इधर रिपेल करते. तो रिपेल करके ये वाले चार्जेस कहां जाते? यहां आ जाते, और ये वाले चार्जेस यहां पे आ जाते. ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना. तो इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलॉम्स लॉ है ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं. सेकंड इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज. स्टेशनरी मतलब रेस्ट चार्जेस. ये रेस्ट चार्जेस के लिए ही वैलिड होते हैं. अदरवाइज क्या है कि अगर ये रेस्ट चार्जेस ना हो, चार्जेस मूविंग होगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि वो अदर तरीके के फोर्सेस भी वहां पर क्रिएट करेगा. लाइक चार्जेस इन अ मूविंग, तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो प्रोड्यूस. तो अदर फोर्सेस भी वहां पर लगने लगते हैं. एंड अनदर वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जो हमने बात की थी, चार्ज Q1 and Q2, the distances are, the distance between the two charges are should be greater than the size of nucleus. वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, इतना. थर्ड इज द R मैंने बता दिया, दिस इज R शुड बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है, दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस. ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन ये है अपना न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. तो क्या होता है कि यहां पर अगर ये इसके ही नजदीक आ जाएगा, मतलब ये वाला दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत कम हो जाएगा, तो वहां पर एक फोर्स और एक्ट करने लगेगा जो कि न्यूक्लियर फोर्स होगा. और न्यूक्लियर फोर्स वेरी एट्रैक्टिव और मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स, है ना. अगर न्यूक्लियर फोर्स वहां पर एक्ट करने लगा, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कूलोम्स लॉ, ये बहुत ही कम हो जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल हो जाएगा. हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि R, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा होना चाहिए कूलोम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए. अदरवाइज वहां पर एक न्यूक्लियर फोर्स भी काम करने लगेगा, और न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि वहां पर जो कूलोम फोर्स होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलोम्स लॉ. कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है. ओके, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलोम्स लॉ. वेक्टर, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके मैग्नीट्यूड पे डिस्कस किया था. आज हम इसकी डायरेक्शन को भी देखेंगे, बिकॉज इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलोम्स लॉ, लाइक टू चार्जेस Q1 and Q2, the separation is R, the distance between them. This charge, like
Q1 and Q2 आर द पॉजिटिव चार्जेस, लिख देते हैं एक लाइन, लेट Q1 and Q2 आर द पॉजिटिव चार्जेस and R is the distance between them। तो दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, डिफरेंट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वर्क करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, Q1 इस Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और इस ये Q2 इस Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो Q1 इस Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इधर रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू 1, यानी कि 2 पे लगा है, किसने लगाया है, 1 है। तो इसका जो लिखने का तरीका वो ये है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 2 पहले लिखेंगे और 1 बाद में लिखेंगे। किसकी वजह से लिखा है, 1 की वजह से। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू 1, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली ये वाला चार्ज पार्टिकल Q2 भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर किस पे लगा है, 1 पे। किसने फोर्स लगाया, Q2 ने लगाया। तो ये है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू 2। ये Q2 इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये वाला Q1 इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये हमने इसकी डायरेक्शन दे दी। अब फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर F2 ड्यू टू 1, ये कितना होगा, देखिए जरा। पहले लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो होता है कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी जो R है, ये जो फोर्स लग रहा है 2 की तरफ लग रहा है, किधर, 2 की तरफ। तो इसको लिखूंगा मैं R2 1, 2 की तरफ। अब मुझे यूनिट वेक्टर से इसकी डायरेक्शन भी दिखानी, किधर लग रहा है, इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने इसकी डायरेक्शन दिखा दी R2 1 कैप, इसको हम बोलते हैं कैप। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू 2, अब किस पे फोर्स लगा है, 1 पे फोर्स लगा, किसने लगाया, 2 ने। तो जब इधर फोर्स लगा था तो इसको लिखा था 2 1 कैप, जब इधर लगा था, और जब इधर फोर्स लगा था इसको लिखूंगा 1 2 कैप। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब देखिए ये वाले फोर्सेस कैसे हैं, क्या F फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू 2, क्या दोनों इक्वल है, आंसर इज नो, दोनों इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन दोनों कैसी है, अलग है। इसने इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया इधर, और इसने इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो यहां पर हम ये नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैं इनका मोड लिख लूं तो मैं बोल सकता हूं इनका मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो डायरेक्शन का बराबर होगी फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ये, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो ये कब बराबर होगी कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन को इधर को पलट के इधर कर दूं तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। ये वाली जो डायरेक्शन थी मैंने इसको इधर कर दिया, मतलब डायरेक्शन बदल दी, तो साइन चेंज कर दिया, तो मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, तो ये अब इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज इनका मैग्नीट्यूड इक्वल था, डायरेक्शन इक्वल नहीं थी। और ये चीज हम जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो कूलोम्स लॉ ओबिट या फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम लिखेंगे यहां पर दिस ओबिट न्यूटन थर्ड
लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबी करता है, ठीक है। इसी की सेकंड फॉर्म में लिख सकता हूं, सेकंड फॉर्म वो कैसे लिखेंगे, R12 कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, R वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि R21 कैप को मैं लिख सकता हूं R21 वेक्टर और उसका R21 का मैग्नीट्यूड। तो जहां R21 लिखा हुआ है कैप के साथ, उसकी जगह मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा फोर्स F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू, अभी देखो R21 यहां पर है, इस R21 की जगह में लिखूंगा R21 कैप फुल वेक्टर। अब क्या आ जाएगा कैप की जगह, फुल वेक्टर अपॉन R21, इसको लिखा जा सकता है, तो यहीं पे पावर चढ़ा देता हूं मैं, इसको कर देता हूं यहां पर पावर 3। सिमिलरली 1 2 कैप इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R13 की क्यूब इंटू R13 फुल कैप फुल वेक्टर। दिस इज द सेकंड फॉर्म और दिस इज फर्स्ट फॉर्म। अगर 1 मार्क्स में ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप इतना लिख के आ जाइएगा, सफिशिएंट है, इतना लिख के आ जाइएगा, सफिशिएंट है। ये मैंने इसका एडवांस फॉर्म बताया है। एक फॉर्म और लिखते हैं इसको फुल वेक्टर की फॉर्म में, जिसको थर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसकी थर्ड फॉर्म और लिखते हैं, देखिएगा सेम उसी तरीके से है। ये ओरिजिन है अपना, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q1, एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर Q2, ठीक है। यहां से ओरिजिन से मैंने इसको बोला R1 पोजीशन, इसका वेक्टर, और इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर। ये इस पार्टिकल पर फोर्स इधर लगेगा, जिसको F21 बोलेंगे, इस पर फोर्स लगेगा F12 इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स मैंने पहले पिछले लेक्चर में बात हुई कि फोर्स जो एक्ट करता है वो लाइनिंग जॉइनिंग द टू चार्जेस, जहां दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी पर ये फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं इसको डेल्टा आर बोल दूं तो मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं R2। यहां से डेल्टा आर कितना आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जब ये 2 की तरफ चलेगा, 2 पे फोर्स लग रहा है तो R21 लिखा जा सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सिमिलरली R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये वैल्यू लाके मुझे यहां पर पुट कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा फोर्स F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड की पावर क्यूब। मैंने इसको फुल मोड लिख दिया ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड है यहां पर, और यहां पर लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड की पावर क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज थर्ड फॉर्म, दिस इज थर्ड फॉर्म। अगर ये वेक्टर फॉर्म्स 2 मार्क्स में एग्जामिनेशन में पूछी जाती है तो आप ये वाला फॉर्म लिख के आ जाइएगा, पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।